ठीक है, वो भी करता। बड़े बड़े लेक्चर में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, अरे क्या करेंगे। देखो, मुंबई और प्रेस्टीज दो जगह जगह मिलने की बहुत मारामारी है। तो खास तुम्हारे लिए इस पूरे क्लास को रिनोवेट कराया गया है, फक्त तुमच्यासाठी। पहले वाला ही अच्छा है ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। पर एक टाइम था तुम उसको भी नहीं जानते थे, है ना? बट क्या होता है, हम लोगों के साथ एज अ ह्यूमन हमारे साथ एक आदत होती है कि एक जगह की हैबिट हो जाती है। इनफैक्ट कई लोगों का तो वास्तु इतना गजब का होता है कि उधर बैठे तो ही समझ आएगा, दूसरी जगह बैठे तो समझ भी नहीं आएगा। क्या है, उधर से एंगल सेट होते हैं ना, एंगल, यू ना, एंगल। बराबर, लेक्चर में जितना समझ में आए ठीक है, नहीं तो उसको देख के ही सेक्शन समझ लो। ऐसा भी होता है, उसको समझ रहा ना, हाँ मेरे को भी समझ गया, तो ऐसा भी होता है, मैं समझ सकता हूं। यस, जैसे लास्ट बेंच पे समझ में आएगा तो लास्ट में ही समझ में आएगा, फर्स्ट में समझ में आएगा तो फर्स्ट में ही समझ में आएगा। और क्या, कुछ जैसे अखंड सिंगल लोग हुए, बराबर है, कुछ अखंड सिंगल लोग हुए, गलती से इनके बाजू आके ऐसा लड़की बैठ गई, इसमें उसका लेक्चर जाएगा। बराबर है, और ऐसे लिखते लिखते गलती से उसका ऐसा हाथ टच हो गया। इसमें उसका नींद भी जाएगा। बराबर है ना? यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को जी। इज इट पॉसिबल ये स्क्रीन इधर आ जाए? चलो जी, आ जाओ आ जाओ सभी लोग, फटाफट आ जाओ। लो जी, पूरा कैमरा ही सेटअप ही हिला दिया। मैंने कहा ना, कहावत, एक लड़की दुनिया हिला सकती है। कहा ना मैंने, एक लड़की दुनिया हिला सकती है, हेंस प्रूव्ड। पीछे रख दो उसको, रादर वो जो बेंच है ना, बेंच के पीछे कर दो उसको। जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, सर जी 2 मिनट। और थोड़ा सा और थोड़ा डाउन। देखा, एक लड़की ने पूरी दुनिया हिला दी। हम 15 मिनट से सेटअप कर रहे हैं, मतलब लड़का 15 मिनट से मेहनत कर रहा, कोई लेन देन नहीं। नीचे कर दो उसको थोड़ा सा, और नीचे कर दो, बस बस, परफेक्ट। लड़कों को जगह नहीं मिलती उधर, गर्ल्स। नहीं पता है कि वो ऑफेंड क्यों हो गई, वो कैमरा मेरे को देख रहा था, उसको नहीं देख रहा था। उसको सेल्फाई लेते नहीं जमा ना, सेल्फाई वाज द राइट वर्ड, राइट? चलो। हाँ जी, तो सभी लोगों को गुड 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 आफ्टरनून। अच्छा, गुड आफ्टरनून। चलो जी, आप सभी लोग जानते हैं ये जो फास्ट ट्रैक है ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आज नेक्स्ट डे है, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 5th या 6th डे, जो भी जैसा भी। हम हाउस प्रॉपर्टी पे थे, हाउस प्रॉपर्टी का कल हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर दिया था, राइट? और आज हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी लगभग खत्म कर देना है, ठीक है? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप आज पहला दिन देख रहे हैं या आज आप पहले दिन लेक्चर के अंदर में आए हैं, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले के सारे लेक्चर देख लीजिए, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो, बच्चों याद करो, सबसे पहले हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, से यस,
यस, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में सेक्शन 22 पढ़ा था। सेक्शन 22 के अंदर में कितने पार्ट थे बेटा? 3। assessee must be owner. Owner includes deemed owner. Owner includes deemed owner. Yes, land must be used for, land must not be used for his business or profession. Yes, there must be land building appurtenant thereto. याद आ रहा है मालिक? डीम्ड ओनर के अंदर में 5 लोग कवर थे। बताओ जल्दी से कौन से 5 लोग थे डीम्ड ओनर के अंदर में? पहला, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। दूसरा, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तीसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, लीज फॉर मोर देन 12 years। याद आ रहा है मालिक? एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें उसके अंदर में कवर थी। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यस, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेट टू सॉल्व हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल में से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, और उसके बाद में आएगा एनएवी। एनएवी में से 2 डिडक्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलो, जीएवी। जीएवी शैल बी हायर ऑफ आरईआर और एआरआर, अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल अर्निंग, विचएवर इज हायर। यस, आरईआर निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विचएवर इज हायर। किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट, विचएवर इज लोअर। क्या बनेगा बेटा? आरईआर। एआरआर कैसे निकलता है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। अच्छा, एक चेंज आया है आईटीआर में जो अपने को आंसर में भी एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। अनरियलाइज रेंट सिर्फ एआरआर से माइनस होता सकता है या डायरेक्ट जीएवी में से भी माइनस हो सकता है? डायरेक्ट जीएवी में से भी माइनस हो सकता है। दिस इज अ चेंज इन आईटीआर फॉर्म्स, जिसको आपके बुक्स में भी रखा गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड। चलो फटाफट मेरा बच्चा जवाब देगा। म्युनिसिपल टैक्स इंडिया में पे किया, फॉरेन में पे किया, दोनों अलाउड है? म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया, अलाउ नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया, अलाउ। एक्चुअल पेड इज अलाउड एज डिडक्शन। तो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे किया, डिडक्शन मिलेगा। करंट ईयर का करंट ईयर में पे किया, डिडक्शन मिलेगा। एडवांस का करंट ईयर में पे किया, डिडक्शन मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स 2 तरीके से दिया जा सकता है, कैश या परसेंटेज। कैश में दिया तो क्या लेने का? एक्चुअल। परसेंटेज दिया तो किसका परसेंटेज लेने का? जीएवी का। जीएवी का, म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज लेने का। याद आ रहा है मालिक आपको? एनएवी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलेगा जब एनएवी पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला तो रिपेयर्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा का खर्चा मिलता। यस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलिए जल्दी से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बताइए। क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है? हाँ। प्रिंसिपल का मिलता है? हाँ। पर कहां? एटीसी। याद आ रहा है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट अलाउड? इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। न्यू लोन टेकन टू रिपे एग्जिस्टिंग लोन अलाउड है। यस, अच्छा, जो इंटरेस्ट होगा आउटसाइड इंडिया अगर आप पे कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया अगर आप पे कर रहे हैं, टीडीएस काटा तो ही डिडक्शन मिलेगा। यस, अच्छा, इंटरेस्ट का डिडक्शन पेड बेसिस पे है या अक्रूवल बेसिस पे भी मिलेगा? अक्रूवल बेसिस पे भी मिलेगा। याद है ना? अरे हाँ या ना? यस, अच्छा जी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना मिलता है? 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट। क्या बोला बेटा मैंने? 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट। यस, वैसे प्री एक कैपिटल इंटरेस्ट था, इसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए था, बट फिर भी क्या किया? डिडक्शन दिया। फिर भी क्या किया बेटा? बोलो। डिडक्शन दिया। पर एक साथ दिया या हौले हौले 5 सालों में? 5 सालों में। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलता है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन डिडक्शन 100% मिलता है। यस, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक काउंट करेंगे? अगर रीपेमेंट पहले हुआ है तो डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट, और अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो गया जो 99.9% केस में होगा, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन। क्लियर है मालिक? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने बात करी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। यूजेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी याद आ रहा है क्या तुम लोग को? हाँ, एक प्रॉपर्टी नहीं 2 प्रॉपर्टी जिसमें आप या आपका परिवार रह रहा है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड कितना है? एक्चुअल और मैक्सिमम विचएवर इज लोअर। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख या 30,000। 2 लाख के लिए कितनी कंडीशन है? 3। लोन मस्ट बी टेकन फॉर acquisition or construction after 1/4/1999 and it must be completed within। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 2 लाख, नहीं तो मैक्सिमम लिमिट 30,000। यस, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, सिर्फ इंटरेस्ट लिमिटेड रहेगा या अनलिमिटेड? चाहे वो रिपेयर्स के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो, एक्विजिशन के लिए हो। फिर हमने मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का कंसेप्ट देखा था। 2 प्रॉपर्टी कोई भी आप अपने हिसाब से एसओपी रख दो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी? डीएलओपी। क्लियर है मालिक?
दोनों प्रॉपर्टी का मिला के मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड रहेगा 2 लाख। डीएलओपी के केस में अनलिमिटेड अलाउड रहेगा। तीसरी चीज हमने देखी थी लेट आउट प्रॉपर्टी, पूरा नॉर्मल कैलकुलेशन, इंटरेस्ट अनलिमिटेड। चौथा चीज हम लोगों ने देखा था पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड, पोर्शन लेट आउट, याद आ रहा है क्या तुमको? यस, पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड, पोर्शन लेट आउट में सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करके चीजों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एसओपी को एसओपी जैसे सॉल्व करो, एलओपी को एलओपी जैसे सॉल्व करो। याद है क्या? तुम्हें याद है? ठीक है, चलो जी। सो अब आते हैं हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी कीप्ट वेकेंट फॉर होल ईयर, पेज नंबर 4.3। लेट आउट प्रॉपर्टी कीप्ट वेकेंट फॉर होल ईयर 4.3। बच्चा मेरे से सवाल पूछ रहा है, सर आपका फर्स्ट सैलरी कितना आया था? वैसे वो इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी 52,000 रुपीज पर मंथ सीए बनने के बाद। यस, फिर मैंने कुछ 6 महीने जॉब करी और 6 महीने जॉब करके मेरे को समझ में आ गया कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो किसी की सुन सकता है, तो मैंने जॉब छोड़ दी बेटा। यस, हाँ जी, क्या बोले? नहीं, मैडम की तो उतार चढ़ाव नहीं, मैडम की सुनना ही पड़ता है, मतलब आप समझ रहे हो क्या? मैडम की सुनना ही पड़ता है, इसमें कहाँ ऑप्शन है यार। हाँ, मेरे को रोज खाना खाना है, घर पे जाना है। अच्छा, हाइट ये वीडियो वो देख भी लेती है मेरा, तो मेरे को संभल के बोलना भी पड़ता है। क्या बहुत दर्द बाहर आ गया। चलो, यस, लेट आउट प्रॉपर्टी कीप्ट वेकेंट फॉर होल ईयर। अब मेरी एक बात समझिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है? पहली बात, ये कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आधे बच्चे यहाँ रिलैक्स हो जाओ पहले, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा नहीं। कॉन्सेप्ट है क्या, उसके पहले दिमाग लगा दो। अब सपोज अगर कोई एसएससी है जो बिल्डर है, जो कौन है बेटा? बिल्डर है, या प्रॉपर्टी उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब ही हैज अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है? अब आप सोच करके देखिए, अगर मैं बिल्डर हूं, ठीक है, हम हैं विजय बिल्डर्स, काफी फैला हुआ बिजनेस है। सो अब विजय बिल्डर्स प्रॉपर्टी बना लेता है। आपको क्या लगता है, हर बिल्डर जब भी कोई प्रॉपर्टी बनाता होगा, क्या एक साथ पूरी प्रॉपर्टी बिक जाती होगी? नहीं। तो सपोज फ्यू फ्लैट रिमेन वेकेंट, फ्यू फ्लैट रिमेन वेकेंट। अब जरा सोच के देखिए, कोई भी 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड समझ में आती है, लेकिन 2 से ऊपर वाली प्रॉपर्टी, उसको तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के तहत टैक्स करना होगा, हमारा रूल यही था। यस, अब ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी बनके तैयार हो चुकी है, जो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, जो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, अब ऐसी प्रॉपर्टी भी है तो खाली इसका आरईआर तो आ ही रहा है, एआरआर नहीं भी आ रहा, तो आरईआर के बेसिस पे इन्हें क्या किया जा रहा था? टैक्स किया जा रहा था। तो सारे बिल्डर्स ने जा करके फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करा कि बोले मैडम देखिए, ये अगर लॉ हमारे ऊपर पहले साल से लगा दिया जाए तो ये हमारे लिए हार्डशिप हो जाएगी। मतलब हमारा स्टॉक बन के रेडी हुआ है और आप आरईआर के बेसिस पे इसको टैक्स करना चालू कर दोगे, दिस विल हार्म आवर बिजनेस एज वेल। आप हमें एटलीस्ट कुछ ईयर्स दीजिए जिसमें हम ट्राई करें कि हमारा पूरा स्टॉक क्लियर हो जाए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस। तब जाकर के लॉ चेंज किया गया और कहा गया कि अगर आपके लिए क्या है बेटा, प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, पहले 2 साल, जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती है उसके बाद पहले 2 साल तक के आप इसका जीएवी निल क्लेम कर सकते हो। पहले 2 साल तक के आप इसका क्या क्लेम कर सकते हो? जीएवी निल क्लेम कर सकते हो। तो सपोज इफ द प्रॉपर्टी इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब उसको ऑब्जेक्टिवली लेट आउट करना है, राइट, और ये वेकेंट रहती है साल भर, पहले 2 साल आप इसका जीएवी क्या क्लेम कर सकते हो? निल। बाकी के केस में फिर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डीएलओपी, मतलब 2 साल बाद इन द 3rd ईयर द प्रॉपर्टी विल बी डीएलओपी। डीएलओपी रहेगी मतलब एआरआर तो आएगा नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूं आरईआर ही जीएवी मान करके टैक्स कर दिया जाएगा? यस। सो लेट आउट प्रॉपर्टी कीप्ट वेकेंट फॉर होल ईयर। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट है, उसको किराए से ही देना है। यस, उस होल ईयर के लिए वेकेंट रहती है, उसका जीएवी क्या क्लेम होगा? निल। हालांकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, मतलब एनएवी भी निगेटिव रहेगा। अब एनएवी निगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब बता, प्रॉपर्टी ही लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड या अनलिमिटेड? यस, अनलिमिटेड। तो इस केस में भी क्या आने वाला है बेटा? लॉस ही आने वाला है। यस, इधर देखिए यहां लिखा है where the property consists of any building, land appurtenant thereto is held as stock in trade, is held as stock in trade. Yes, and property is not let out during the whole or any part of the year,
द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज ऑब्टेन्ड शैल बी टेकन टू बी नील। पहले 2 साल तक के इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या लिया जाएगा, बोलो बेटा, नील लिया जाएगा। बाद में इस प्रॉपर्टी पे DLOP बोल के टैक्स लिया जा सकता है। आज तक पूरे CS, CS, CMA के इतिहास में इस कॉन्सेप्ट को नहीं पूछा गया है और शायद ही कभी पूछा जाएगा। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बिल्डर रिलेटेड है। यस, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब तक पूरे इतिहास में सिर्फ 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हैं, फिर आपने छोड़ दिया, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, वहां पे आपने किराएदार को रख दिया। एक आम घर वाले के साथ ये होता है। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है, अब है तो प्रॉपर्टी एक ही, सोच करके देखिएगा। एज अ ओनर मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करना चाहूंगा साल भर, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, और प्रॉपर्टी तो एक ही है। तो एज अ ओनर तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा, इसको SOP ट्रीट करना चाहूंगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलेगा, मैं तेरे को SOP का बेनिफिट दूंगा नहीं, क्योंकि SOP का बेनिफिट तभी दिया जाता है जब प्रॉपर्टी से कोई रेंट आया नहीं। मतलब रेंट आया है तो SOP का बेनिफिट तो नहीं होगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, यहां पे ऐसा नहीं है पोर्शन है, वही प्रॉपर्टी में आप रह रहे थे और वही प्रॉपर्टी आपने क्या की है, किराए पे दी है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? लॉ कहता है इसे डीम्ड लेट आउट फॉर होल ईयर माना जाए। इसे भी क्या माना जाए, डीम्ड लेट आउट फॉर होल ईयर। इसे भी DLOP ट्रीट किया जाए। सर ऐसा क्यों? सोचिए, इसको ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या था? क्योंकि इसका भी RER ARR भी था, RER भी था, विच एवर इज हायर के बेसिस पे कैलकुलेशन किया जा सकता था, बट सरकार ने ये नहीं किया। सरकार ने क्यों नहीं किया? लॉजिक समझिए। हर एक की प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपेंसी का पीरियड और लेट आउट का पीरियड अलग अलग होगा। अब भारत भर में कितनी सारी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन का हिसाब दुनिया में करते बैठेंगे अपन, इसलिए सरकार ने बोला देखो इतना दिमाग नहीं लगाते, मेक इट सिंपल, डीम लेट आउट फॉर होल ईयर, काम खत्म। यस, सो इनकम शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर एज बोलो बेटा, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। Income shall be calculated for whole year as deemed let out property. डन। सर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा? जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी का होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी का RER ARR विच एवर इज हायर, जो भी रहेगा वो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, NAV आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगा। बताइए डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड, बिल्कुल अनलिमिटेड अलाउड रहेगा, और आपका HP आएगा। इन शॉर्ट कैलकुलेशन बस लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसा रहेगा, बस RER ARR विच एवर इज हायर। तो इसमें एज सच कोई नया चेंज आपको देखने को मिलता नहीं। यस, आते हैं प्रॉपर्टी के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, प्रॉपर्टी विथ वेकेंसी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन HP में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, प्रॉपर्टी विथ वेकेंसी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, ठीक है? ध्यान से सुनिए, अगर आपके प्रॉपर्टी में वेकेंसी भी है, क्या है बेटा? वेकेंसी भी है, मतलब आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, राइट? अचानक से टेनेंट ने बीच में छोड़ दिया, या आपने छुड़ा दिया क्योंकि रेंट ही नहीं मिल रहा था, व्हाटसोएवर इज द रीजन। अब प्रॉपर्टी में वेकेंसी है, यहां पे आपका GAV कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है। वापस से सुनिए, मैं यहां स्लो हो रहा हूं वापस। यहां आपका GAV कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है। GAV कैलकुलेट करने का तरीका कैसे बदल जाता है? स्टेप नंबर 1, आप RER जैसे निकालते हैं साल भर के लिए वैसे ही निकालिए। स्टेप नंबर 1, आप RER जैसे निकालते हैं साल भर के लिए कैसे निकालिए? वैसे ही निकालिए। सो स्टेप नंबर 1, देयर विल बी RER, पूरे 12 महीने के लिए आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? दूसरा स्टेप, आप ARR निकालिए। आप क्या निकालिए? ARR, एक्सक्लूडिंग द अनरियलाइज रेंट, राइट? आप ARR भी जैसे 12 महीने के लिए निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालिए, कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है मालिक?
यहां तक के तो बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है जो हम सदियों से करते आए हैं। स्टेप नंबर 3, आप AR निकालिए। AR मतलब एक्चुअल रेंट फॉर एक्चुअल लेट आउट पीरियड। एक्चुअली आपको कितना रेंट रिसीव हुआ है वो, मतलब RER 12 महीने के लिए निकला, ARR 12 महीने के लिए निकला। AR जो निकलेगा, ये सपोज अगर 8 महीने किराए पे थी तो वो 8 महीने के लिए निकलेगा। बराबर है? ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 1 वापस बोलो, कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 12 मंथ्स के लिए। दूसरा ARR, ARR। तीसरा AR एक्चुअल लेट आउट पीरियड के लिए। अब जरा ध्यान से सुनना, इफ AR इज हायर देन RER, अब आपको स्टेप 3 को स्टेप 1 के साथ कंपेयर करना है। अगर आपका AR RER से बड़ा है, प्लीज इस पॉइंट पे आपका अगर जरा सा भी ध्यान इधर उधर होगा, मन इधर उधर होगा, अशांत होगा, चित्त सही जगह पे नहीं होगा, उसको प्लीज काम डाउन करे, एक जगह पे लेके आए वापस। ये कितना है? फोकस। अगर स्टेप 1 RER, स्टेप 2 ARR, स्टेप 3 AR, AR RER से कंपेयर करना। क्या किससे कंपेयर करना? AR RER से कंपेयर करना। अगर AR, दैट इज स्टेप 3, is higher than RER, step 1, AR is equal to GAV। अगर आपका AR RER से बड़ा है, मतलब वैकेंसी होने के बावजूद भी आपका रेंट RER से बड़ा है, वैकेंसी होने के बावजूद भी आपका रेंट RER से बड़ा है, AR विल बी GAV। समझ में आ रही है बात? नहीं, बहुत लोगों का ध्यान नहीं है। आई कैन क्लियरली रीड द फेस। वापस मेरे साथ सुनो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, if AR is higher than RER, step 3 is higher than step 1, step 3 is equal to GAV। समझ में आई बात? अगर RER AR से बड़ा है, रेयर सिचुएशन नहीं, रेगुलर सिचुएशन। वैकेंसी के केस में ये रेगुलर है, ये रेयर सिचुएशन है। समझ में आई बात? अगर आपका RER AR से बड़ा है, क्योंकि RER तो आपका साल भर का निकल रहा है मेरे दोस्त। यस, अगर आपका RER AR से बड़ा है तो आपको सोचना होगा, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी और बिकॉज ऑफ अदर रीजन? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी और फॉर अदर रीजन। अगर यहां पे सिर्फ वैकेंसी के कारण RER AR से बड़ा है तो AR इज इक्वल टू GAV, अदरवाइज RER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज इक्वल टू GAV। अब यहां पे एक पॉइंट समझिए, यहां डिस्प्यूट भी है कई केसेस में। ध्यान से सुनिए, इफ RER इज हायर देन AR नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो ऐसे केस में क्या किया गया है, आपके कई जगह पे कई ऑर्थर सीधा RER को ही GAV ले लेते विदाउट रिड्यूसिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बट कई ऑर्थर्स इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट्स के बुक्स लिखे हुए हैं, उनके जजमेंट्स लिखे हुए हैं। यस, वो कहते हैं RER हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सर देखो, किसने क्या क्या तिल लगाने गया, मेरे को करना क्या है ये बताओ। बराबर ना? मेरे कोई लेन देन नहीं सुप्रीम कोर्ट का, मेरे को ये बताओ कि मेरे को क्या करना है। बीइंग अ स्टूडेंट आपने क्या करना है, RER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी करना है और नीचे अल्टरनेटिव नोट लिख देना है। जैसे अल्टरनेटिव नोट आप काय के लिए भी लिखने वाले हो, अनरियलाइज रेंट के लिए भी लिखने वाले हो, सेम इसके लिए भी आप क्या करोगे, नोट लिखोगे। यस, तो चलिए वापस से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, अगर AR RER से बड़ा है, AR इज इक्वल टू GAV, RER AR से बड़ा है, तो आप ये सोचो, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी? नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। प्रॉब्लम में कभी नहीं लिख के दिया होगा इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी और नॉट, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड विद फिगर्स, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड विद फिगर्स। ये आपको फिगर्स और कैलकुलेशन से ही समझ में आ सकते, प्रॉब्लम में आपको कभी लिख के नहीं दिया जाएगा। अब समझना कैसे है वो मैं सिखाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, बट सिर्फ ये समझ लो कि आपको प्रॉब्लम में कभी दिया नहीं रहेगा। अगर ये वैकेंसी के कारण है तो AR इज इक्वल टू GAV, अदरवाइज RER और RER माइनस लॉस ड्यू टू, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, RER और RER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज इक्वल टू GAV अलॉन्ग विथ नोट वट एवर इट इज। ठीक है, चलिए एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर में जाओ, रजिस्टर में जाके लिखो
let out property with vacancy. Example number 5.1. Example number 5.1. Municipal value 6 lakh, standard rent 5 lakh, actual rent per month 2 lakh, vacancy 3 months. What is GAV? भाई इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, वीडियो का मजा ले रहे हैं, अब तक आपने लाइक नहीं किया, मैं देख सकता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मैं जानता हूँ ये बहुत ही बड़ा सही वर्ड मिलने दो, बेवकूफ़ी है। मेरा मार्केटिंग टीम करने बोलता है, मेरे को कोई शौक नहीं है सब करने का। बट आप लोग भी नालायक हो, रोज रोज ये बोलना क्यों पड़ रहा है? आने कलेक्ट करने, खत्म कर देने का। जो चीज फ्री है उसको बांटने में क्या तकलीफ है? प्यार बांटते ही हो ना। अरे चलो बोलो बेटा क्या। चलो स्टेप नंबर 1 करो मेरे साथ। स्टेप नंबर 1, इज देयर RER? आपको अगर बुरा ना लगे तो RER 5 लाख कैलकुलेट कर लो जल्दी। यस और नो? पक्की बात मालिक। स्टेप 2, ARR। अगर वैकेंसी ना होती इट वुड हैव बीन 24 lakhs, 2 lakhs into 12। अगर वैकेंसी ना होती तो ARR वुड हैव बीन 24 lakhs। स्टेप 3, AR 2 lakhs into 9 months 18 lakhs। Now please tell me, is my AR is higher than RER? If AR is higher than RER, what is GAV? Is equal to 18 lakhs. Do you agree, my friends? Yes. डन मालिक? चलिए एग्जाम्पल नंबर 5.2। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ, वैकेंसी 4 months। व्हाट इज GAV? ट्राई करो, एक एक स्टेप निकालो, आराम से आएगा। गलती होगी चलेगा, पर एक एक स्टेप सॉल्व करो। एक बच्चे का जवाब आ चुका है 80,000। आपका क्या जवाब है जल्दी बताइए। एक ही क्या बोलो जल्दी से। 80,000। डन? पक्का 80,000? चेक करते हैं। RER कितना आया मेरा बच्चा? 1 लाख। जब भी कुछ और दिया हुआ नहीं हो, एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकेम RER। ARR अगर वैकेंसी ना होती तो 1.20 lakhs would have been the answer। Have yes or no? Yes। AR is equal to 80,000। Now you tell me, is my RER greater than AR? Only because of vacancy। Only because of वैकेंसी। अगर वैकेंसी ना होती, अगर वैकेंसी ना होती, वी वुड हैव सिलेक्टेड 1,20,000 एज GAV। अब वैकेंसी होने के कारण ही हमारा क्या आ रहा है? AR इज लेस देन RER। ऐसे केस में AR को ही हम क्या मान लेते हैं बेटा? GAV इज इक्वल टू 80,000। बहुत शानदार बंदा बच्चा, समझ में आया? मतलब अब इस प्रॉब्लम में देखो, आप इस प्रॉब्लम में आपको फिगर्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई हुआ कि यू नो दिस इज गोइंग ऑन।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको प्रॉब्लम में लिख करके नहीं दिया गया, आपको फिगर से ही चेक करना पड़ेगा कि ये किस रीजन के वजह से हो रहा है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? अगर वैकेंसी ना होती तो वी वुड हैव सिलेक्टेड 80,000 और 1 लाख विच एवर इज हायर एज अ जनरल लॉ। यस और नो? सिर्फ वैकेंसी होने के कारण हमको क्या करना पड़ रहा है? 80,000 सिलेक्ट करना पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। एग्जाम्पल नंबर 5.3 सुनो। म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख, एक्चुअल रेंट 12,000 पर मंथ, वैकेंसी 3 months, व्हाट इज जीएवी? एक जवाब आ रहा है 1,08,000, बोलो बेटा। व्हाट इज माई आर ई आर? इज इट 4 लाख? ए आर आर 1.44 लाख। यस। व्हाट इज माई ए आर? 1.08 lakh. Do you agree? Now you tell me, is RER greater than AR? Is reason vacancy? Is reason vacancy? Stop. कैसे आइडेंटिफाई करें? सोच के देखो मेरे बच्चे। वैकेंसी नहीं भी होती, वैकेंसी नहीं भी होती, व्हाट यू वुड हैव सिलेक्टेड? अगर वैकेंसी नहीं भी होती तो भी तुम सिलेक्ट तो आर ही कर रहे थे। सी, पहले वाले प्रॉब्लम में और इस वाले प्रॉब्लम में मेजर डिफरेंस समझ। पहले वाले प्रॉब्लम में अगर वैकेंसी ना होती हम एआरआर सिलेक्ट कर सकते थे। दूसरे वाले प्रॉब्लम में देख, तेरा आरईआर ही इतना बड़ा है कि तू एआरआर को बाय डिफॉल्ट में भी सिलेक्ट नहीं करता रेगुलर कोर्स में। समझ में आ रही बात? ये दोनों के बीच का बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन का तरीका है। तो ऊपर वाले प्रॉब्लम में देख, अगर वैकेंसी ना होती तो एआरआर सिलेक्ट करने का चांस था। इस वाले प्रॉब्लम में तू एआरआर सिलेक्ट ही नहीं करता था क्योंकि तेरा आरईआर ही बड़ा था। बराबर है? अब ये जो रिड्यूस हुआ है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, देर आर अदर रीजन। व्हाट इज द अदर रीजन? आरईआर वाज ऑलवेज हायर। व्हाट इज द अदर रीजन? आरईआर वाज ऑलवेज हायर। तो यू विल नॉट सिलेक्ट व्हाट बेटा? ARSGAV। अब आप क्या करोगे ऐसे केस में? नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो ऐसे केस में बोलो भाई, आप GAV क्या मान लोगे? RER और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन RER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखना जरूरी है? यस। और इनकम टैक्स में बहुत जगह है, मतलब आप सैलरी में देखोगे तो गिफ्ट में वो 5,000 वाले लॉ में भी सेम है, फूड कूपन वाले में भी है, ये बहुत जगह है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस। सो हमें एक बस लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है और कुछ नहीं करना। समझ में आया? मैं 1 मिनट का चांस देता हूं, प्लीज तीनों प्रॉब्लम पहले कॉन्सेप्ट को वापस देखो और प्लीज तीनों प्रॉब्लम को आराम से शांति से वापस देखो, रश में मत जाओ। डन हो गया बेटा? अच्छे से शांति से क्लियर है सभी को? पक्का? चलो शानदार।
इट्स हाई टाइम हम क्वेश्चनर को उठाएं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन घर पे करने बोले थे, किया आप लोगों ने? ठीक है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चनर में पहले स्टार्ट होता है आपका ये थ्योरी क्वेश्चन, राइट, जिसको आप सेल्फ में भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। होमवर्क तुमने एक्चुअली सॉल्व किया था क्या? एक्चुअली सॉल्व किया? मैच कर गया आंसर? मैच कर गया आंसर? पक्का? Was the question number 8 related to this? क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। रीड द क्वेश्चन। X is the owner of house property. His property, he lets this property during the previous year at 7,000 per month. The house was occupied from April to January. From February, it remained vacant. X failed to realize 10,000 from tenant. The expected rent of the house is 82. Calculate GAV. ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का। रफ पेपर पे जाओ, रजिस्टर में जाओ, रजिस्टर में सॉल्व करो। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? 68। कैसे आया? आरईआर में से क्यों माइनस होगी?
कुछ अलग बोल रही है दीदी। आर कैसे ज्यादा है? आर कितना है आपका? आपका आर कितना है? आपका आर तो 82,000 है। आपका ARR कितना है? और आपका AR कितना है? यस और नो? यस। अब क्या रूल लगाया आपने? इज RER हायर देन AR? But is it only because of vacancy or there are unrealized rent concept also? So क्या मैं कह सकता हूं RER is greater than AR for other reason also? If there are for other reason also, क्या मैं कह सकता हूं RER minus loss due to vacancy is equal to GAV? What is RER? 82,000. What is loss due to vacancy? 14,000. क्या 68,000 आंसर आ सकता है मेरे ब्रो? समझ में आया क्या? यस। यहां पे AR इज लोअर देन RER नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, यहां पे अनरियलाइज रेंट का भी कंसेप्ट है। अगर ये ओनली 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 सोलली बिकॉज ऑफ वैकेंसी होता तो हम दिमाग लगाते। अच्छा, यहां पे नीचे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी लिखना चाहिए क्या हम लोगों ने? व्हाट इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन? GAV इज इक्वल टू RER। नीचे लिखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ये देखो इसी के नीचे लिख दो यहां पे अल्टरनेटिवली RER is equal to GAV। डन है मेरा बच्चा? चलो जी। एक और क्वेश्चन रजिस्टर में सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 18। ये अज्यूम कर लो ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। आप सिर्फ पहला वाला ही निकालो, इसका दूसरा वाला पार्ट मत निकालना। सॉल्व करो बुक में। बोलिए क्या आ रहा है? म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, विच एवर इज हायर। हालांकि क्या वो यूज रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन तक के सब कुछ नील। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना पे किया उसने? 2 lakhs। क्या पूरा 2 lakhs अलाउड एज डिडक्शन? द लॉस विल बी 2 lakhs। यस और नो? अच्छा, मैं एक पॉइंट बताता हूं, ये मैं अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में आपको जरूर बताऊंगा, हालांकि यहां मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगर असेसी 115 BAC ऑप्ट करता है, अगर असेसी क्या करता है 115 इंडिविजुअल 115 BAC ऑप्ट करता है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपेंसी का 2 लाख रुपीस तक का बेनिफिट है ना, वो उसको मिलता नहीं। सो अगर एसएससी 115 BAC ऑप्ट करता है तो उसको ये जो 2 लाख रुपीस तक का IOBC का बेनिफिट है वो मिलता नहीं। इसीलिए देखिए तुरंत नीचे का ऑप्शन अगर आप देखोगे ये भी नील और इंटरेस्ट क्या बेटा नील। यहां पे आप लिखिए इफ असेसी ऑप्ट्स फॉर 115 BAC then IOBC for SOP not allowed।
IOBC for SOP not allowed. इज दैट डन बेटा? चलिए, मैं आप लोगों के सामने अपने ऑनरेबल इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं। मेरे को मॉड्यूल से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेना है। हिम्मत है क्या सॉल्व करने की? तुम में ट्राई करोगे? देखते अपना नॉलेज कहां तक के पहुंचा है। तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं, अपने ऑनरेबल इंस्टीट्यूट के द्वारा ही दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी पेश कर रहा हूं मैं। मतलब क्या है, एटलीस्ट एक अश्योरेंस आ जाता है कि नहीं भाई चल अपने को समझ में आ रहा है जीवन में कुछ। तो ये आपकी आंखों के सामने लाइव अपना मॉड्यूल ओपन कर लिया अपन ने। यस, ये सीए इंस्टीट्यूट का है। मैंने आपको पहले ही बताया इनकम टैक्स रिमेन सेम फॉर सीए, सीएस, सीएमए। इनफैक्ट कोई आर्ट्स भी कर रहा है तो उनके लिए इनकम टैक्स सेम ही रहता है। सो डोंट मेक दिस डिस्टिंक्शन इन योर माइंड। इनकम टैक्स सबको समान ही देखता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है साइंस वाले तो तुमसे कम ले लेंगे, आर्ट्स वाले तो हमसे ज़्यादा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लिखो रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कुछ इस तरह से है, एक्स ओन वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई हैविंग टू आइडेंटिकल यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 8,000 पर मंथ। तो भैया दो यूनिट है, ठीक है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा रेंटेड है। मतलब दो यूनिट का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। द रेंटेड वॉज वेकेंट फॉर 2 मंथ्स। जो रेंटेड वाला है वो उसमें 2 महीने की वैकेंसी है। डिटेल्स दी है आपको, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, लाइट वाटेज चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लीज मनी, इंश्योरेंस, रिपेयर्स। आपको कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब समझिए, कोई एक प्रॉपर्टी है, उसके 2 यूनिट है, हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। एक प्रॉपर्टी के 2 यूनिट है। क्या मैं कह सकता हूं पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट प्लस वैकेंसी कंसेप्ट, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस पोर्शन लेट आउट प्लस वैकेंसी कंसेप्ट। ठीक है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा पहले चीज क्या की जाए इसमें। रिवीजन, डिवीजन। डिवीजन का एक वर्किंग नोट बनाए। क्या क्या डिवाइड करेंगे आप? म्युनिसिपल वैल्यू डिवाइड होगा, फेयर रेंट डिवाइड होगा, स्टैंडर्ड रेंट डिवाइड होगा, म्युनिसिपल टैक्स डिवाइड होगा, आईओबीसी डिवाइड होगा। यस और नो? चलिए बनाइए वर्किंग नोट, सारी डिटेल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए लिखना कैसे है। लिखो फॉर एक्स असेसमेंट ईयर 22-23 कंप्यूटेशन ऑफ एचपी। फॉर एक्स असेसमेंट ईयर 22-23 कंप्यूटेशन ऑफ एचपी, बराबर। वर्किंग नोट नंबर 1, डिवीजन। वर्किंग नोट नंबर 1, डिवीजन। अच्छा, यहां रेशो तो लिखा ही नहीं है, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे आप? आइडेंटिकल यूनिट्स मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। वर्ड्स क्लियर है? चलो बना लो, आपके सामने सारी फिगर अवेलेबल है, डिवाइड करो। आज देख लें आपका नॉलेज आईसीआई के आंसर के साथ अब मैच करता है क्या। मैंने आपके सामने लाइव ओपन कर दिया, मेरे को खुद को भी नहीं मालूम क्या सिचुएशन है। जो भी है मिल बांट के अपन दोनों देख लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है। आपको जो जो लगता है दनादन डिवाइड करते रहो।
स्पीड लाओ। जब माइंड क्लियर है, हाथों को इंस्ट्रक्शन दो फटाफट सॉल्व करने का। वेट मत करो कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। जो करना है तुमको करना है, मैंने कुछ नहीं करना है। सारी फिगर्स आपके सामने है। मैं ये थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं ताकि नीचे के डिटेल्स भी दिख जाए। स्टैंडर्ड ट्रेंड सबको पता चल गया ना? नीचे करूं थोड़ा सा। हो तो गया, क्या बात कर रहे हो? नहीं हुआ? वाह यार, बताओ। आबरा कडाबरा गिली गिली छू, नहीं हुआ? अब तो आ जाओ यार, ऐसा मत कर। हाँ आ गया। हाँ चलो स्पीड 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 लाओ। ये सारे फिगर्स तुमको मिल चुके हैं, डिवाइड करो। बहुत दम लगता है बेटा टीचर को भी, अचानक से रैंडमली कोई तो भी दूसरी बुक में जाके कहीं का क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करवाने के लिए। टीचर को भी बहुत दम लगता है। मैं फाइनल में भी सेम चीज करता हूँ। मूड आ गया, चलो एक काम करो, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, अब चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी बुक है। वैकेंसी है बच्चे 2 महीने का, वैकेंसीज ऑफ 2 मंथ्स। बनाओ। अगर हर चीज का डिवीजन हो चुका है तो फिर फॉर्मेट भी तुमको पता है, पर्टिकुलर्स, एसओपी, एलओपी। मत डरो, ये डर ही है जो तुमको हर चीज करने से रोक रहा है। ये डर ही है जो तुम्हारे फेलियर का कारण है। ये डर ही है कि मैं गिर जाऊंगा तो क्या होता है ना। रात में सोए, सपने में अचानक कहीं चलते चलते तन्न से गिर जाते और हम दचक के उठते हैं। होता है ना आपके साथ भी। पर ये डर अगर हमारी नींद खराब कर दे तो क्या मतलब है। सर जी डन, करूँ क्या सॉल्व? छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, 6 महीने और प्रेस्टीज पॉइंट लाइब्रेरी। नहीं क्या हो जाएगा, वो फाइनल में तुम इधर ही। ज्यादा से ज्यादा हो ही क्या जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, तुम चन्ना मेरिया गालोगे। हाँ, लड़कियों का फिक्स है, मेहंदी तो मान सकती है, उसकी शादी में मेहंदी मान लेना। लड़कों गद्दियां वद्दियां उठा लेना। करो करो जल्दी करो जल्दी करो। इतना टाइम लगाओगे तो बचा हुआ पेपर कैसे सॉल्व करोगे। होन दो गलती, मैं क्या बोल रहा हूं, हो रही है तो होन दो, कोई तकलीफ नहीं है। कितना है आंसर? 28,025। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए दोस्तों। 28,025 एक जवाब आया है, एक जवाब आया है 28,025। क्या सोचते हैं आप? हमें लाइक करके कमेंट करके बताइए। 28,025 मेरा बच्चा। किसी और का कोई जवाब है तो जल्दी बताओ। सेम 28,025 सेम। निकाल निकाल, डर मत। क्वेश्चन दिखाऊं? ये ले भाई, सिर्फ तेरे लिए, फक्त तुझ्यासाठी। ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी से। हाँ जी, इधर जवाब आ गया है। किसका जवाब आया? हेमंत का आ गया, स्नेहा का आ गया, श्रीवाह का आ गया,
कौन है? और राहुल, अक्षय, इन दोनों का भी जवाब आ गया। एंड आंसर इज पक्का? लगता है दम है तुम में? लगता है आईसीआई सुनेगा तुम्हारी? लगता है कि तुम अब आईसीआई को टक्कर दे सकते हो एग्जाम में? ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलो छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा ये दिखाओ क्या? अरे यार मेरे को डर लगता है ऐसा। नहीं, पर अगर गलत आ गया तो चलेगा? शिट, 65,750। अच्छा ये नहीं क्या? और नीचे? आ रहा है, आ रहा है। 37,025। नहीं, फाइनल आंसर इज 28,025। ठीक लग रहा है? मजा आ रहा है? हो गया। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। किसी भी टीचर का कोई भी बुक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या मालिक? अरे आ हो, अरे सुनो, यस। ईमानदारी से बताओ, खुशी हुई नहीं हुई? हुई ना? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल करो सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल करो सॉल्व। जूम करूं? बस, चलो। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Vikas owns a house property whose RER details are given. Financial year में 1/3 portion is let out. Remaining 2/3 is self-occupied. Again the question of portion self-occupied, portion let out. समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट भी कितना फोकस कर रही है कॉन्सेप्ट पे। Adjustment for interest on borrowed capital is given. Don't you think so? Don't you think so? करो, रुको मत। गलती होगी चलेगा। तो मैं गिरता हुआ देखना ज्यादा पसंद करूंगा हारते हुए देखने से। बुआ, डोंट साउंड सो गुड। मम्मा, अब सोच लो कि क्या करना है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस मोर। मामा, सर हम करते सवाल, आप चुप रहो बस। मैं बोल दूं ये ज्यादा बेटर है ना, दुनिया बोले उससे। बस कर बेटा कर, सही जा रहा है।
याद रखना बेटा, उस हर घर में मिठाई जानी चाहिए थी जिसने कहा था तुमसे ना होगा। करूं क्या? हम्म। करो करो करो, प्रॉब्लम को देखो, अच्छे से सॉल्व करो, डोंट वरी। भाई जी सॉल्व कर रहा हूं मैं, भाई जी सॉल्व कर रहा हूं। एक जवाब आ चुका है भैया, 20936। क्या आपका भी जवाब यही है? वैसे मैं आपको बता दूं 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं जब से प्रॉब्लम दिया है। कितना आंसर आ रहा है? चलो करते हैं। किसी का आंसर आया? क्या आया बोलो? 20936 ये जवाब आ रहा है, 20936। यस, लेट्स चेक, लेट्स चेक। विकास के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, तीनों डिटेल्स दी हुई है। 1/3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर इज लेट आउट। ठीक है बेटा, मेरे को फिगर्स के साथ हेल्प करिएगा आप। बता, प्रॉब्लम नंबर 3, सबसे पहले डिवीजन बनेगा एसओपी और एलओपी। एसओपी 2/3 है, एलओपी 1/3 है, एवरीबॉडी। यस, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितना था? एक मिनट कैलकुलेटर देना बेटा। हाँ जी, सो म्युनिसिपल वैल्यू 96,000 था, राइट। तो यहां पे आ गया 32,000, ये सुनो, यहां पे आ गया 64,000। फेयर रेंट कितना था? 1 लाख, 1,26,000। यहाँ आ गया 42,000, यहाँ आ गया 84,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना था? 1,08,000। यहाँ आ गया 36,000, यहाँ आ गया 72,000। RER की बात करूं तो यहाँ आएगा नील। अरे एवरीबॉडी, यहाँ आएगा नील। और यहाँ आएगा 36,000। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट बताइए, एक्चुअल रेंट कितना आया?
60,000 कितना पर मंथ? 5,000 per month is the rent. Yes, no? 5,000 into 12. Is there any vacancy? No. So 60,000 in here. Municipal tax दिया है क्या प्रॉब्लम में? Municipal tax कितना है? 11%. Yes, 11%. Is it 3520? Here 64,000 into 11%. Is it 7040? क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी दिया है प्रॉब्लम में? क्या इसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, हाँ या ना? चलो वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1 बराबर है. व्हाट इज डेट ऑफ बोरोइंग? 2015. व्हाट इज डेट ऑफ कंप्लीशन? 31/3/2000. 31/5/2018. What is date of repayment? इधर आइए. The Vikas took a loan of 1 lakh rupees on 1/7/2015 and completed the construction on 31/5/2018. ठीक है सर. 12% से लोन लिया गया है. ओके सर. लोन रिपेमेंट के बारे में अभी भी कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी लोन रिपेमेंट कहीं ना कहीं डिलेड है. ठीक है. सो क्या मैं बोल सकता हूं हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक हो गया? 1/7/2015 से लेकर के 31 मार्च 2018. एवरीबॉडी यस. यानी बताइए 1 लाख रुपीस का लोन इंटू 12% इंटू कितने मंथ्स हो रहे हैं जरा चेक करना. 9 मंथ्स. 33 मंथ्स होंगे ना. कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मैं 33/12 कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा? यस. इसको अलग अलग निकालूं तो भी आंसर आ जाएगा. आप इसको ऐसा भी देख सकते हो. 2015-16 के कितने मंथ्स? आंसर एक ही आएगा दोनों का. देखना 2015-16 के कितने मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. क्या 9 मंथ्स हुए? 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12. यस. 16-17 के पूरे 1 लाख इंटू 12%. अरे एवरीबॉडी 17-18 के 1 लाख इंटू 12%. करेक्ट. आप ऐसा करके निकालो या ऐसा करके निकालो, आंसर आना एक ही है. कितना हो रहा है? इज इट 33,000? यस. अब मुझे बताओ क्या मेरा 33,000 का 1/5 लेना पड़ेगा मेरे को? कितना आएगा वो? 6,600. अच्छा. क्या पोस्ट कंस्ट्रक्शन? अच्छा एक बात बताओ. 2018 मतलब 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए था. 2019, 2020, 2021, 2022. यस. क्या अभी भी हमारे को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा? यस. क्या पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी मिलेगा 22-23 के लिए? कितना होगा बेटा वो? 1 लाख इंटू 12%. इज इट 12,000? टोटल कितना होगा? 18,600. इस 18,600 को हमें 2/3 और 1/3 में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये तो टोटल आईओबीसी बना, इसको 2/3 और 1/3 में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो. 18,600 इज इट 6,200? 12,400. एवरीबॉडी. अरे एवरीबॉडी यस. देख लीजिए सर. कहाँ गया? सो ये बना 12,400, ये बना 6,200. डन है मालिक? चलो आओ इधर देखो. ये आया एसओपी, ये आया एलओपी. सबसे पहले आएगा बेटा जीएवी. जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, फिर आएगा एनएवी, फिर आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, फिर आएगा आईओबीसी. मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपने फुल फॉर्म में लिखना है. इधर शॉर्टकट अलाउड नहीं है. यहां से यहां तक के सब नील हो जाना है जीवन में. ये भी नील हो जाना है. यहाँ 12,400. डू यू अग्री? बराबर. यहाँ लेट आउट प्रॉपर्टी है. लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आरईआर एआरआर विच एवर इज हायर बोल के जीएवी 60,000, म्युनिसिपल टैक्सेस 3520. तो 60,000 माइनस 3520 कितना आया बेटा? 56,480. 56,480 का 30% 16,944 और यहाँ 6,000
200 एवरीबॉडी। 33,336, यहाँ 12,400 का लॉस, यानी यहाँ पे नेट इनकम मिल जाएगा 20936 एवरीबॉडी। दिस शुड बी द आंसर। अगर यह आंसर आईसीआई के साथ मैच कर देता तो हमारा जीवन में पोर्शन और वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब अगर ये मैच कर जाता है तो हाँ चलिए, ये क्वेश्चन था, देख लिया तुम लोगों ने? चलो देख ही लिया है तो फाइनल आंसर इज और कितने अच्छे दिन लाओ। बोला किसी और ने था कि अच्छे दिन आएंगे, ला मैं रहा हूं। मजा आ रहा है। कोई भी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे क्वेश्चनर से उठाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, आपको कंसेप्ट तक के लेके जाना। फिर आप धरती के कोई भी टैक्स टीचर का कोई भी बुक उठाओ, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सीए प्रीफिक्स नियर है। यस और नो? यस। चलो मेरे लिए एक काम करोगे, मेरे लिए एक काम करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल को सॉल्व करना रजिस्टर में। अभी नहीं करना है, आज घर पे करना है। लिखो एक होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है, ठीक है? और करना ईमानदारी से। डन हो गया बेटा? ये एक प्रॉब्लम नंबर 12, ये प्रॉब्लम नंबर 12 मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पे बेस्ड है। यस, ये भी आपको सॉल्व करना है। तो आज का ये दूसरा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्वेश्चनएयर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्वेश्चनएयर। ये दो क्वेश्चन अगर आपने एडिशनली सॉल्व किए तो एचपी के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। मैंने आपको जो प्रॉब्लम लिए 2 मॉड्यूल के लिए, उसमें देखो एक वैकेंसी वाला लिया, एक पोर्शन वाला लिया। दो अपन ने वैकेंसी विथ लॉस ड्यू टू वैकेंसी विथ अनरियलाइज्ड रेंट वाला कॉन्सेप्ट लिया। ये दो प्रॉब्लम अगर आज आप घर पे जाके सॉल्व कर लिए तो आपका मैक्सिमम कंसेप्ट एचपी का कवर हो गया। और एग्जाम से पहले बस ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आज अभी आपको कराए, अभी 3, एक क्वेश्चनर से और 2 मॉड्यूल से, और ये जो 2 मैंने आपको लिख करके दिए, अगर ये 5 क्वेश्चन आपने एचपी में कर लिए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करके जाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें सब कॉन्सेप्ट कवर हो गए। तो एचपी में लॉजिकली आपको कोई 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिए तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। समझ में आ रही बात? मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर में कवर हो गए। यो 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 यस। चलो जी माल को इसके अलावा एक और अब इतने दूर आई हो तो इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मेरा बच्चा तू तब सॉल्व करेगा जब तू टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम पे होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये भी तेरे को सॉल्व करना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 तेरे को सॉल्व करना है। ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को तू उठाएगा जब तेरा टोटल इनकम वाला पार्ट रहेगा। समझ में आ रही है बात? यस। चलो मैं अपने इस पे वापस से लौट रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे लौट रहा हूं। चलिए, एचपी शुरू किया था जनाब, एचपी शुरू किया था। सबसे पहले जरा देखिएगा, डिडक्शन तक का सारा पार्ट हमने खत्म कर दिया, बुक पे देखना फटाफट। डिडक्शन तक का सारा पार्ट खत्म कर दिया। उसके नीचे एसओपी वाला, मोर देन 2 एसओपी वाला, लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर होल ईयर वाला कंसेप्ट हमने कर लिया, हाँ या ना? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी की वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर तक का कंसेप्ट कर लिया। इस पे प्रॉब्लम भी आपने खुद नहीं सॉल्व कर लिया, ठीक है मालिक? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। देख, अनरियलाइज्ड रेंट जब होता है तो उसको या तो जीएवी में से माइनस करता है या तो एआरआर में से माइनस करता। मेरी बात समझ आई कि मैंने क्या बोला? मैंने वापस सुनना नहीं, वापस सुन रहा हूं मैं। जब भी तेरा अनरियलाइज्ड रेंट आता है, या तो तू उसको जीएवी में से माइनस करता है या तो तू उसको एआरआर में से माइनस करता है। डू यू एग्री? यस। अब यही अगर अनरियलाइज्ड रेंट कभी रिकवर हुआ तो क्या? जब अनरियलाइज हुआ, बैड डेब्ट्स हुआ,
तो बेड डेप्स तो तूने माइनस कर दिया। अब अगर बेड डेप्स रिकवर हुआ तो क्या, इसको कहा जाता है अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। क्या बोल रहे बेटा हम, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। यस, तो बात उन दिनों की है। बात किन दिनों की है, उन दिनों की है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट को थोड़े मजे से समझाता हूं, नहीं तो बोर हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। तो बात उन दिनों की है जब एक थे आपके विज्जू सर, ठीक है। विज्जू सर ने अपना फ्लैट किसको दे दिया, राइट, डीके को दे दिया। वो जो करे अपने क्या, ठीक है। अब एक दिन ये आदमी को सोचा कि मेडिटेशन करना है। 2 महीना का किराया बचा था, आदमी निकल गया हिमालय। मैं इधर रह गया अकेले। बोले भाई मेरे को मेडिटेशन करना है। एक दिन भगवान है डीके के सामने, काफी फैला हुआ बिजनेस है। भगवान ने बोला वाह, इतने भगवान ने बोला वाह कितनी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए बच्चा। दर्शन सर, भगवान निर्वाण दे दो बस, अब बस खत्म हुआ ये जीवन, निर्वाण दे दो। भगवान ने बोला देख मैं तेरे को निर्वाण दे दूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तूने एक सभ्य सीधे सुशील दिल से साफ आदमी का रेंट नहीं दिया है। इतना बोझ लेके किधर जाएगा, मैं तुझे निर्वाण दूंगा, जा जाके पहले उसका पैसा लौटा के आ। दर्शन सर आए, दर्शन सर ने कहा ये ले भाई मुझे वी लर्न मिल गया है, मतलब नई सीख मिल गई है, राइट। अब हम एक है, एकत्र अब हम एक है, ये रेंट पकड़। नाउ बताइए 2 साल बाद, 2 साल बाद हमें क्या मिला, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है अरियर्स ऑफ रेंट। क्या होता है बेटा, अरियर्स ऑफ रेंट। इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझाता हूं। अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। तो एक थे भैया, मुन्ना भैया नहीं गुड्डू भैया। कौन थे, गुड्डू पंडित, है ना। वो देखा है कि नहीं देखा मिर्जापुर। अगर आपने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी है कोई बात नहीं बेटा, आस्था, पोगो, डिज्नी कार्टून, डिज्नी हॉटस्टार, छोटा भीम, सब आपके लिए है। तो एक थे गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित अपने भाई के साथ रहते थे और अपनी मम्मी के साथ रहते थे, ठीक है। इस घर में रहते थे। ये घर था एक किराना दुकान वाले का, बराबर है। सीरीज आपने देखी होंगी तो मैं बस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट मस्ती मस्ती में खत्म भी हो जाएगा। तो हुआ ये कि ये कई सालों से रह रहे थे और 5,000 रुपए ही मात्र किराया दिया करते थे। एक दिन इस किराने वाले को लोगों ने भड़काया कि यार ये तो 5,000 रुपए दे रहे, जबकि यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट 10,000 हो चुका है और तुम सिर्फ 5,000 लिए बैठे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा तो तुम्हें लोग बेच खाएंगे। ये भड़क गया। गुड्डू की मम्मी थी पंडितायन। कौन, गुड्डू भैया की मम्मी थी कौन, पंडितायन। पंडितायन एक दिन कुछ लेने के लिए आई, पंडितायन को बोलता है या तो आप हमारा किराया 10,000 रुपए कर दो, नहीं तो हमारे घर से निकल जाओ, आपको बता रहे हैं, बता देना अपने बच्चों को। भड़क गया। पंडितायन अपने बच्चों के पास गए, गुड्डू भैया को बताया। किसको, गुड्डू भैया ये बोल रहा है रेंट बढ़ाने का। गुड्डू भैया बुलेट लेके आए। क्या लेके आए, बुलेट। गुड्डू भैया खड़े हो गए। क्या बोले तुम हमारी माँ को, ऐसे डराओ मत, ये जो प्रॉपर्टी है इसका रेंट 10,000 रुपए देना है और 10,000 रुपए नहीं दे सकते तो तुम खाली करोगे। कान मारेंगे साले तेरे, पता नहीं चलेगा तेरे को। अब हमें ना वो गुड्डू नहीं रहे जो पिलपिलाया करते थे, नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम डरा नहीं सकते, मैं तुम पे सूट फाइल कर दूंगा। जाओ करो, जाओ जो करना है करो। मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में गुड्डू भैया खड़े हैं, जज गुड्डू भैया खड़े हैं अपने, समझा रहे हैं इसको, दिखेगा नहीं है। गुड्डू भैया कोर्ट है, क्या कर रहे हो, समझाओ इसे। सब जानते हैं एरिया में 10,000 रुपए रेंट है, 5,000 ही दे रहे हैं इतने सालों से।
मैंने इससे पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन इस महीने से बढ़ा के दो मेरे को, नहीं तो बोलो प्रॉपर्टी खाली करे। लिहाज कर रहे हैं, लिहाज रिश्ते का। बता दो इसको, नहीं नहीं गुड्डू भैया बढ़ा के तो देना पड़ेगा। एक काम करो, पिछले सालों का नहीं, 6 महीने का पिछले बढ़ा करके दे दो, और इसके आगे फिर वही रहेगा, कोर्ट का डिसीजन। देखिए कई बार क्या होता है, रेंट को लेकर के डिस्प्यूट हो जाते हैं कि भैया ओनर बोलता है रेंट बढ़ाओ, जबकि टेनेंट कहता है कि मैं इतने सालों से रह रहा हूं। और अब ऐसी कई प्रॉपर्टी है, अगर आप देखेंगे जयपुर, अगर आप शहर जानते हैं जयपुर, कई बच्चे जो ऑनलाइन जयपुर से भी कनेक्टेड है, अगर आप देखेंगे जयपुर में जो महाराजा की प्रॉपर्टी थी वो कई सालों से 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए पे चलती आ रही है। अब ये अभी से नहीं, पीढ़ियों से उनकी प्रॉपर्टी इस तरह से किराए पे चल रही है, और वो आज भी है। क्या आपको पता है भर एफसी रोड पे जो मेन बिल्डिंग है उनका किराया आज भी 11-11 रुपए 12-12 रुपए ही है, क्योंकि ये कई दशकों से ये प्रॉपर्टी रेंट पे गई हुई है, टेनेंसी राइट्स अप्लाई हो गए, सब अप्लाई हो गए। अब ऐसे केस में कई बार क्या होता है, जब डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट क्या करता है, रेंट बढ़ा के मांगता है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको हम कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। मतलब इट वाज नॉट ड्यू, इट वाज नॉट ड्यू, but it was received out of a dispute arise from court and it is awarded by court. It is awarded by whom? Court. तो इसको हम कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। अब ध्यान से सुनिए, अनरियलाइज समझ में आया, बैड डेब्ट्स, अरियर्स जो डिस्प्यूट के बाद अराइज हुआ वो रेंट, इसको हम कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट। याद रखें, अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट जब भी रिकवर हुआ उस साल टैक्सेबल, जब भी रिकवर हुआ उस साल टैक्सेबल। आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या ना हो, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या ना हो, डजेंट मैटर, ये उस साल टैक्सेबल होगा, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इतने पोर्शन का जो रेंट था इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था क्या? इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था क्या? नहीं, पर अब मिलना चाहिए क्योंकि टैक्सेबल हो रहा है, सो 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। दोनों का ट्रीटमेंट सेम, चाहे आपको अनरियलाइज रेंट मिला हो चाहे आपको अरियर्स ऑफ रेंट मिला हो, जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल, एंड 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन, 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में लिखिए अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, उसके नीचे एरो करके लिखिए, उसके नीचे एरो करके लिखिए, it is taxable in the year of receipt, it is taxable in the year of receipt, it is taxable in the year of receipt whether assessee is owner of that property or not, whether assessee owner of that property or not। इज दैट डन? उसी के नीचे एक और एरो कीजिए, 30% will be allowed as deduction, 30% will be allowed as deduction। डन है बेटा? तो जितना मिला उतना टैक्सेबल, आप अब उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या ना हो तो भी टैक्सेबल, एंड 50% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। वेट ए मोमेंट, ट्राई कर रहा हूं, अगर वो रहा तो मजा आ जाएगा। मतलब
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसके ऊपर लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ क्वेश्चनर, पेज नंबर 4.10। रीड द क्वेश्चन। सॉल्व करने से पहले सिर्फ रीड कीजिए और डिसाइड कीजिए होना क्या चाहिए। ऑब्वियसली सॉल्व हम रजिस्टर में करेंगे। रीड द क्वेश्चन। आनंद सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 22। मार्च 22 में ही बिक गया, मतलब प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी के ओनर हम नहीं है। In June 22, he recovered the rent of 10,000 from Gaurav, to whom he has let out the property 2 years, from 2016 to 2018. He could not realize 2 months rent of 20,000 from him, and to that extent actual rent was reduced. Further, he has let out the property from April 18 to February 22. Yes, to Mr. Satish. In April 2020, he has increased the rent from 12,000 to 15,000 per month, and the same was subject matter of dispute. In September 22, the matter was finally settled and Anand received 69,000 as arrears of rent. Would the recovery of unrealized rent and arrears of rent taxable in the hands of Anand? And if so, in which year? बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बोलो बोलो बोलो। बोलो जल्दी। मुझे पहला सवाल का जवाब बताइए। Is unrealized rent and arrears of rent taxable? But you are not the owner in previous year. Will it be still taxable in the year of receipt? Year of receipt is 22-23. Will it this be taxable? Taxable कितना होगा? नहीं नहीं, -30% दैट्स ओके। पहले अमाउंट तो बताओ जिसमें से 30% माइनस करना है। इज इट 79,000? यानी ये जो इतना बीच में कचरा और हिस्ट्री लिखी है कोई काम की? इंस्टीट्यूट बुलाती है मगर जाने का? यस, आपके लिए लॉजिकली 2 ही लाइन काम की इस पूरे प्रॉब्लम में। ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 एंड उसने 69,000 अरियर्स ऑफ रिसीव किया। यानी क्या मैं कह सकता हूं टोटल 79,000। 79,000 में से 30% माइनस कर देंगे, 55,300 वुड बी टैक्सेबल। रजिस्टर में जाओ, पहले थ्योरी लिखो। रजिस्टर में जाओ, पहले थ्योरी लिखो। आप देख सकते हैं क्वेश्चनर में हर तरीके का कॉन्सेप्ट है। पहले थ्योरी लिखो। लिखोगे क्या पहले ये बताओ, दिमाग लगाओ। क्या लिखोगे? क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? अनरियलाइज्ड रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। तो आपका आंसर कैसे शुरू होना चाहिए? 2 बातें होंगी। आपको सेक्शन नंबर याद है, सेक्शन नंबर याद नहीं। सेक्शन नंबर याद है तो एज पर सेक्शन, नहीं याद है तो दी अनरियलाइज। सीधे फिर पॉइंट पे आओ ना। देख, अगर तुम्हें 10 बातें करनी आती है तो आप 10 बातें करो, तुम्हें नहीं आती डायरेक्ट बोलो। अरे बात समझ, तुझे आता है, सेक्शन नंबर याद है, तू जा प्यार से बात कर, हाय एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुझे बातें करनी आती है एज पर सेक्शन, कवर्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट, रीड विद दिस प्रोविजन। तुझे बातें करनी आती है। यस। दूसरा, तू अखंड सिंगल है, तुझे कुछ बातें करती नहीं आती, डायरेक्ट बोलने का फिर जो भी है, फिर रुकने का नहीं। दी अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड एंड अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। सीधी बात, नो बकवास। समझ आ रही है बात? तो 2 बातें हैं, तुझे बातें करनी आती है, तुझे बातें करनी नहीं आती। रिप्लेस, तुझे सेक्शन नंबर याद है, तुझे सेक्शन नंबर याद नहीं। सेक्शन नंबर याद है, लिख दे। नहीं याद है, सीधा कंसेप्ट पे आ, नो बात। ये पॉइंट है, आगे बोल क्या। समझ में आ रही बात? तो चलिए डिसाइड कर लीजिए आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है सर, थोड़ा धुंधला धुंधला पता है, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड नहीं चलता। सीधी बात या तो बात कर। क्लियर है? लिखो, द अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड एंड अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड
the unrealized rent recovered or the arrears of rent recovered shall be taxable in the year of receipt. Shall be taxable in the year of receipt. Yes. However, 30% will be allowed as deduction. Will be allowed as deduction. Full stop. The above adjustments will be made even if assessee is not the owner. The above adjustments will be made even if assessee is not the owner. क्लियर है मालिक? अब पर्टिकुलर्स रुपीज, अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट बनाओ सेम. कितना था अनरियलाइज रेंट? 10,000. अरियर्स कितना था? 69,000. टोटल लेस डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. डन है बेटा? खत्म. ले, एक और कंसेप्ट पूरा हुआ. आजा, बहुत जल्द हम एचपी खत्म करने के ऑप्शन में आ रहे हैं. अगर आप देखोगे बेटा, सुन, सेक्शन एक बार रिकॉल करवाता हूं. सेक्शन 22 वाज चार्जिंग सेक्शन. एक मिनट, एचपी में हमें 22 से 27 तक के पढ़ना था. बोलो हाँ. सेक्शन 22 इज चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 23 अलग अलग केस में एचपी कैसे निकलता है, एसओपी, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एसओपी, वो सारे सेक्शन 23 में कवर हो गए. सेक्शन 24 डिडक्शन कवर करने की बात कर रहा है. सेक्शन 25 अनरियलाइज्ड रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट के एडजस्टमेंट. सेक्शन 27 डीम्ड ओनर कंसेप्ट. अब एक ही सेक्शन बताया, सेक्शन 26 को ओनर. आपका एचपी विल बी ओवर अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस. यस, ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट. फास्ट ट्रैक में मैं कॉन्सेप्ट प्लस मेन क्वेश्चन सारे ले सकता हूं. आपको घर पे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसी के लिए आपको क्वेश्चनर दिया गया है कि आप थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करें. सर और भी प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो बिल्कुल करो. जीएसटी भी पढ़ो, है ना. सिर्फ डीटी से काम नहीं होगा. डीटी 60. तुम सोच रहे हो 60 में से भी मैं 40 ला लूं. थोड़ा रियलिस्टिक हो जाओ, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाओ. ऐसा नहीं है आ नहीं सकते, बट बी रियलिस्टिक ना. अपने ऊपर भरोसा रखो ना. बी रियलिस्टिक, अपने ऊपर भरोसा रखो. ऐसा मत करो, ठीक है. आपके पास अगर मैं आपको बता रहा हूं, अपन जितने क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस में जो आपको मॉड्यूल या क्वेश्चन से करवा रहा हूं, ये मोर देन सफिशिएंट है. ये मोर देन सफिशिएंट है हर कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए. डीटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन क्लास में कराया वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में आया. नेवर पॉसिबल. डीटी का स्कोप इतना बड़ा है, यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे अकाउंट्स और कॉस्टिंग जैसा नहीं है कि 1999 का बैलेंस शीट आज भी टैली कर रहे हो तो वैसे ही टैली होगा. समझ में आया? दिस सब्जेक्ट हैज गॉट सो मेनी अमेंडमेंट एंड बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट एग्जामिनर गॉट सो मेनी चांस टू ट्वीक द थिंग्स इन सच अ वे दैट एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट. समझ में आई बात? अकेले उसके पास टोटल इनकम में मोर देन 500 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. यस, मोर लेस भी नहीं. और हमारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ आता है, जाता कुछ नहीं.
समझ में आया? यू हैव नेवर सीन कि ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, कुछ नहीं उड़ता, सब आता, ओनली इनकमिंग, नो आउट गोइंग। सो आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करके भी कि हाँ मेरे को हर तरीके के कॉन्सेप्ट पे मैंने एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व किया। ठीक है, चलो आते हैं सेक्शन 26 पे, को ओनर कॉन्सेप्ट पे। किसके ऊपर बेटा? को ओनर्स प्रॉपर्टी। को ओन मतलब दो लोगों ने मिलके अगर एक प्रॉपर्टी ली है, अगर दो लोगों ने मिलके क्या ली है? एक प्रॉपर्टी ली है, तो हम इसे को ओन्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। सर एक प्रॉपर्टी में कितने को ओनर हो सकते हैं? जितनी कैपेसिटी, आई मीन टू से कितने भी लोग मिलकर के एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इस पे कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी लोग मिलकर के ले लो, कैपेसिटी वाला गेम है। यस, मान लो अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ की होगी, एक आदमी नहीं ले पा रहा होगा, कैपेसिटी नहीं है, 10 मिलके ले लो, क्या प्रॉब्लम है? यस, अच्छा जी सर, को ओन्ड प्रॉपर्टी का हिसाब किताब कैसे होता है? को ओन्ड प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1 सोच के देखिएगा, एक हो सकता है को ओन्ड प्रॉपर्टी, एक 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट प्लॉट ले लिया, दो दोस्तों ने मिलकर के आजू बाजू में बना लिया, मतलब को ओन्ड प्रॉपर्टी बट यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेंसी। डोंट यू थिंक सो? अगर प्रॉपर्टी एसओपी के लिए यूज हो रही, तो पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्या दोनों को ओनर एसओपी का बेनिफिट नील क्लेम कर पाएंगे? क्या लगता है? दिल को बोलते जाओ, क्या लगता है? लॉ बनाते बैठेंगे बाद में, क्या दोनों को ओनरशिप का बेनिफिट मिलना चाहिए? एसओपी एज नील, जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, स्टैंडर्ड एक्शन नील, आईओबीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। दोनों को 2 लाख अलग अलग, या दोनों को मिला के 2 लाख? दोनों को मिला के 2 लाख मिलना चाहिए, अरे हाँ या ना? यही गलत है। आप को ओनरशिप के केस में दोनों को अलग अलग मिलता है। क्या बोला बेटा मैंने? को ओनरशिप के केस में दोनों को अलग अलग मिलता है। तो मान लो मैंने और अभिषेक सर ने मिल करके कोई प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, मैंने और अभिषेक सर ने मिल करके कोई प्रॉपर्टी ले ली। अब ऐसे केस में क्या होगा? विजय, और दोनों भी सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो विजय को 2 लाख अलग मिलेगा, अभिषेक सर को 2 लाख अलग मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस। सो अगर ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज हो रही है? सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए यूज हो रही है, both will claim the SOP benefit and both will be allowed a deduction of 2 lakh or 30,000 as the case may be। कैलकुलेशन तो पूरा SOP जैसे होना है। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया, विजय और अभिषेक सर ने, कि भैया एक प्रॉपर्टी बना देते, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते, ठीक है, और उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो हम अप्रोप्रिएट शेयर में डिवाइड कर लेंगे। ये पॉसिबिलिटी बनती है, हाँ या ना? यस। अब दोनों ने अगर लेट आउट किया तो कैलकुलेशन कैसे होगा? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द एचपी एज इफ देयर इज नो को ओनरशिप। सबसे पहले एचपी कैलकुलेट करो जैसे तुम कैलकुलेट करते आए हो ट्रेडिशनल वे से, जैसे तुम एचपी कैलकुलेट करते आए हो ट्रेडिशनल वे से, बिल्कुल वैसे ही करते रहो, कहीं कुछ चेंज नहीं है। और उसके बाद आप क्या करो? जो भी फाइनल एचपी का आंसर है उसको अप्रोप्रिएट रेशियो में डिवाइड कर दो। जो भी फाइनल एचपी का आंसर है उसको क्या करो? अप्रोप्रिएट रेशियो में डिवाइड कर दो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो अगर आप को ओनर है, को ओनर है, दो बात, अगर आपने एसओपी रखा है, बोथ विल क्लेम एसओपी बेनिफिट, बोथ विल टेक आईओबीसी 2 लाख तक के मैक्सिमम अमाउंट। अगर एलओपी है तो पूरा एलओपी जैसे कैलकुलेट करो एज इफ देयर इज नो ओनरशिप, तो पहले से डिवाइड नहीं करने का, आप जैसे एचपी निकालते हो वैसे निकालो, जो फाइनल एचपी का आंसर होगा वो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। गेटिंग द पॉइंट? पक्का समझ गया? ठीक है, अब तुम बोलते हो तो समझ गया, तो समझ गया। चलो ढूंढते हैं तुम्हारे लिए कुछ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर मॉड्यूल। रैंडमली आपको पता है किधर से भी कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलो रजिस्टर में जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर मॉड्यूल। को ओनरशिप पे बस ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, आपका सब कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। को ओनरशिप का बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा आप ऐसा लिख के रखो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल, इसीलिए मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्वेश्चन एयर, क्वेश्चन नंबर दिस ऑफ दिस, ताकि आपको, और जैसे ही आपने क्वेश्चन लिखा उसके आगे क्या कंसेप्ट है वो लिखो, को ओनरशिप कॉन्सेप्ट। को ओनरशिप कॉन्सेप्ट यानी ले दे के 6 क्वेश्चन किया तो पूरा एचपी खत्म। डन। स्टार्ट द प्रॉब्लम, रीड इट। रमन इज अ को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर। शेयर कितना पता चल गया? इक्वल। तो पहली लाइन में हमारे काम की चीज दोनों का 50-50 आएगा। दूसरा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड भी दिया है। अब बताओ प्रॉपर्टी एसओपी है या एलओपी है?
प्रॉपर्टी एलओपी बन गई, यानी स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एचपी एज इफ देयर इज नो को ओनरशिप। स्टेप नंबर 2 जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। The loan for the purpose of construction is jointly taken and interest charged by the bank is 25,000 of which 21 has been paid. बैंक ने चार्ज किया 25,000 लेकिन आपने पे किया 21। इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, 25 या 21? 25। अक्रूअल बेसिस पर डिडक्शन मिलता है। एक्चुअल पेड का कंसेप्ट कहां है बेटा, म्युनिसिपल टैक्स, तो यहां पूरा 25 मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनपेड और इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा? अलाउड नहीं है। टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैज टेकन अ फ्रेश लोन। तीनों कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने, मैं पहले ही बता रहा हूं। इंटरेस्ट लोन, न्यू लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बताइए, प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, स्टेप नंबर 1 क्या था? कंप्यूट एचपी एज इफ देयर इज नो को ओनरशिप। आई थिंक इतना सब तो तकलीफ है ही नहीं वहां पे। स्टेप नंबर 1 आरईआर, स्टेप नंबर 2 एआरआर। बनाओ वर्किंग नोट, चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन के नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 आरईआर, डिटेल्स दिया, आरईआर निकालो। डिटेल्स दिए, आरईआर निकालो। डिटेल्स दिए, एआरआर निकालो। एचपी का फॉर्मेट लिखो पूरा फटाफट। हम्म 48,000 is the final answer or each co-owner's share? Each co-owner's shares is 48,000. Yes, जितने बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से बताइए क्या जवाब निकला आपका, बाकी सबका जवाब निकला? म्युनिसिपल टैक्स 5,100 पेड बाय टेनेंट। आपको नहीं लगता इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि हर एडजस्टमेंट आ गई, जितनी जगह पे इधर उधर के पॉइंट्स आते थे सब एक जगह आ गए। इसलिए मैंने कहा ये 6 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो बस खत्म हो गया काम, कुछ और करने की जरूरत नहीं। डन है? तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 48,000। दिखा दूं जवाब? पक्का? मेरे को लगता है गलत है, 52 आना चाहिए। मैं मेरा ओपिनियन बोल रहा हूं, आप अपने आंसर पे श्योर रहो ना। आपको क्या लगता है 58 या 42? 48? अच्छा 48। ओह शिट, फाइनल आंसर इज कळलं का? मैंने काहीच केला नहीं, तुमने केलं। 1 मिनट, अब ये क्वेश्चन में आपको सही आंसर होने के बाद मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर वो 2 पॉइंट के आपने नोट नहीं डाले। कौन से 2 नोट आने चाहिए यहाँ पे? एक इंटरेस्ट ऑन अनपेड वाला
दूसरा टेनेंट का म्युनिसिपल टैक्स वाला, तीसरा फ्रेश लोन वाला। ऐसे 2-3 नोट जब तक आएंगे नहीं पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं। नीचे नोट लिखो। नोट नंबर 1, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Municipal tax paid by tenant is not allowed as deduction. Then point number 2. Point number 2 बोलो बेटा। Yes, interest on unpaid interest is not allowed as deduction. Done. Point number 3. Point number 3 बोलो बेटा। Interest on fresh loan to repay original loan will be allowed as deduction. Is that done मेरा बच्चा? देखिए, तो इसी के साथ आपका HP भी खत्म। शायद 5th या 6th डे जो भी, पर हम 4 टॉपिक एंड कर चुके हैं। रोज 2 घंटे के डिसिप्लिन के साथ आप तो करते नहीं, पक्की बात है या नहीं है? नहीं कर पाते, एकदम फैक्ट है ये सिचुएशन। बट एटलीस्ट नाउ यू नो द परफेक्ट 6 क्वेश्चन जिसमें आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट कवर्ड है। यस और नो? चलिए, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज नहीं आती है, 115 BAC वाला पार्ट, वो मैंने आपको पहले ही बताया। 115 BAC वाला ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम हम यहाँ नहीं देख के कहाँ देखने वाले हैं? आगे। डन। तो ये आपका HP था सर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने हर टॉपिक के ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल CA विजय सारडा रोमांसिंग द टैक्सेशन के साथ अगर जुड़ जाते हैं, मैं इन सबके ऑडियो रिवीजन भी उसके ऊपर शेयर करता हूँ। यस, हालांकि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि उसमें फाइल्स में जाके, बच्चे क्या करते हैं, मेरे को मैसेज रैंडमली, वहां गए, वहां जाते ही, अब ये वीडियो कोई 3 महीने बाद देख रहा हूँ, इमेजिन, ठीक है, वो बच्चा तुरंत नीचे जाएगा, टेलीग्राम पे जाएगा, टेलीग्राम पे जाके वहां उसको कोई दूसरा एडवर्टीजमेंट देगा, तुरंत मैसेज, सर यहाँ पे आपने बोला था है, दिख नहीं रहे, व्हाट इज दिस सर? अंडरस्टैंड? यस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कैसे ढूंढते हैं वो भी बताता हूँ। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे फाइल्स में जाइए, फाइल्स में ऑडियो नोट्स है, ऑडियो नोट्स में मिल जाते हैं। यस, बट हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को डालनी पड़ती है, इंटर वाले हैं, फाइनल वाले हैं, फाउंडेशन वाले, हर एक का ध्यान रखना पड़ता है। यस, उतनी मेहनत एटलीस्ट आप कर लीजिए। अच्छा, बच्चे इतने डेंजर है जिनको बुक्स खरीदनी है, फास्टैग बुक, वो वेबसाइट पे जा रहे हैं, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग ये भी समझिए। वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाके सामने तुरंत बुक तो दिख नहीं रही, बुक्स तो बुक के सेक्शन में होगी ना, ऑब्वियसली बाजू का बुक का सेक्शन दिख रहा है, वो नहीं, सर सी स्क्रीनशॉट निकाल के, वेयर इज बुक सर? देखिए, लाइफ में ना कुछ मेहनत खुद से करनी पड़ती है, उनमें से ये भी एक है। कुछ मेहनत खुद से करनी पड़ती है, उनमें से ये भी एक है, राइट? चलो जी, सो हमारा HP खत्म हो चुका है, और मतलब एक हेड बड़ा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हेड कौन सा लेना चाहेंगे? नेक्स्ट हेड कौन सा लेना चाहेंगे? सैलरी पढ़ना चाहेंगे कि कैपिटल गेन्स? चलो सैलरी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुने, जितने बच्चे ऑनलाइन भी है वो भी बड़े ध्यान से सुने। कल से 3 दिन, दैट इज 24, 25, 26, दर्शन सर हैज अग्रीड टू टेक माय सेशन ऑल्सो। तो कल से 3 दिन फास्ट ट्रैक का DT का सेशन नहीं होगा, दैट इज 24, 25, 26। इसीलिए हमने संडे का एक्स्ट्रा सेशन ले लिया था, और आने वाले संडे भी एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, सो दैट हम हमारे टाइमलाइंस को मीट कर लें, ठीक है। तो कल से दैट इज 24, 25 एंड 26 3 दिन नहीं रहेगा। जो बच्चे बाद में कभी ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लेलिस्ट उठाओ, नया वीडियो देख लो,
ठीक है। बाकी यहाँ पे जो फेस टू फेस में आए, कल 3 दिन मेरा नहीं रहेगा, बट इसी टाइम पे दर्शन सर का रहेगा, वो आपको टाइम अपडेट कर देंगे, राइट। और मैं 27 को वापस से सेम टाइम पे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाऊंगा। अच्छा, डन है मालिक। चलिए, सो मेरे टाइम पे दर्शन सर लेक्चर ले लेंगे 3 दिन, और उसके बाद दर्शन सर का टाइम 3 दिन अगले मैं ले लूंगा। सो थिंग्स विल बी कोप अप, आई विल बी ट्रैवलिंग, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसके लिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बच्चों।